नेपाल की राजनीति में एक बार फिर चीनी राजदूत होऊ यान की कूद पड़ी है। चीन की तरफ से शायद यह खास पैगाम है। ओली सरकार को बचाने की हो रही है कवायद, तो वहीं अब लद्दाख मामले में अजित डोभाल आए सामने। भारत और रूस मिलकर कर रहे हैं बड़ा प्लान, जिसकी वजह से चीन का होगा बुरा हाल। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और चीन की दोस्ती में अब बड़ा दरार बनकर उतरा भारत अब रूस को वह देने जा रहा है जिसकी बेहद जरूरत है रूस को। चीन को हराने के लिए रूस को भारत अब यह अस्त्र देगा। मौजूदा हालात के बीच भारत ने एक बार फिर से मध्य एशिया में चीन को बड़ा झटका दे दिया है। चीन को झटका में भारत का सबसे अहम हथियार बनेगा ईरान का चाबहार पोर्ट, जिसे साल 2016 से ही भारत ईरान की धरती पर विकसित कर रहा है। इसी साल भारत ने चाबहार को विकसित करने के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया है। अब इसके बाद भारत ने इस पोर्ट पर अपने ऑपरेशंस काफी तेज कर दिए हैं। इस पोर्ट के जरिए पहले सामान अफगानिस्तान भेजा जा रहा था, लेकिन अब जल्द ही भारत पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों तक अपना सामान पहुंचा सकता है। और इन देशों तक सामान पहुंचाने में भारत को अब 20% कम खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार का रास्ता छोटा हो गया है। जबकि पहले भारत को यूरोप और चीन के बीच से इन देशों तक पहुंचना पड़ता था। ट्रांसपोर्ट में खर्चा कम होने की वजह से अब इन देशों के बीच व्यापार भी बढ़ सकता है। और सबसे रोचक बात यह है कि भारत के साथ रूस भी चाबहार का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल रूस ने पिछले साल चाबहार के जरिए दक्षिण एशिया में अपना ट्रेड बढ़ाने में रुचि दिखाई थी। पिछले साल रूस के अधिकारियों ने चाबहार पोर्ट का दौरा भी किया था, जिसके बाद रूस ने कहा था कि इस पोर्ट के माध्यम से सामान लाने ले जाने पर अमेरिका की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में रूस के लिए भी इस पोर्ट का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत ईरान का यह पोर्ट मध्य एशिया में भारत के प्रभाव को कई गुना तक बढ़ा सकता है। अभी मध्य एशिया में प्रभाव को लेकर और रूस और चीन के बीच तनातनी देखने को मिलती है। आर्थिक मोर्चे पर रूस चीन के सामने कहीं नहीं ठहरता है। ऐसे में रूस को किसी साझेदार की जरूरत है, जो भारत पूरी कर रहा है। भारत अब चाबहार पोर्ट का भरपूर इस्तेमाल करना चाहता है और इसकी टाइमिंग बहुत खास है। अभी मध्य एशिया के देशों में चीन के खिलाफ गुस्सा है और वे चीन के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। एक तरफ तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों पर चीन का कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो वहीं इन देशों में मौजूद चीनी लोग अपनी संस्कृति को क्षेत्रीय लोगों पर थोप रहे हैं। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, जब कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष बीजिंग में BRI फोरम की बैठक के लिए पहुंचे थे। इन सब देशों ने मिलकर चीन के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई थी। कुछ प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी से जुड़े थे तो कुछ ऊर्जा से। सभी को यही सपना दिखाया गया था कि कुछ सालों के बाद उनके देशों में सब अच्छा होने लगेगा। लेकिन सिर्फ 2 साल के भीतर ही सब कुछ पटरी से उतर चुका है। कई प्रोजेक्ट आधे अधूरे लटक चुके हैं और कई प्रोजेक्ट अभी तक कागज पर ही हैं। लेकिन इतने समय में इन देशों पर चीन का कर्जा जरूर बढ़ चुका है। चीन इन देशों पर एक प्लान के तहत सांस्कृतिक हमला भी बोल रहा है। चीनी लोग BRI प्रोजेक्ट के तहत काम करने के लिए लेबर के तौर पर आकर इन देशों में बसे हैं। यानी जगह भी उन देशों की, पैसा भी उन देशों का, लेकिन रोजगार सिर्फ चीनी नागरिकों के लिए। और सबसे बुरी बात यह है कि मध्य देशों की सरकार इस पर आंख बंद करके बैठी है, लेकिन लोगों में इसके लेकर बेहद गुस्सा है। अब भारत और रूस मिलकर इन देशों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान कर सकते हैं, जो इन देशों पर चीन की पकड़ को कमजोर कर देगा। यानी भारत लद्दाख के साथ साथ चीन के पश्चिम में मध्य एशिया में भी चीन को बड़ा झटका देने जा रहा है। चीन के भारी दबाव के बीच नेपाल में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के भविष्य पर फैसला एक बार फिर से टल गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की अस्थायी समिति की खास बैठक 8 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन की राजदूत हाओ यांकी के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात के बाद इस बैठक को टाला गया है और इसी बैठक में ओली के भाग्य का फैसला होना था। इस बीच सोमवार सुबह एक बार फिर से प्रचंड ओली से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेता पार्टी में जारी संकट को दूर करने के लिए बातचीत करेंगे। ओली और प्रचंड के बीच रविवार को काफी देर तक बात हुई, लेकिन यह बेनतीजा समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की कुर्सी को बचाने के लिए चीन ने अपने राजदूत हाओ यानकी को मिशन पर लगाया है।
चीन की राजदूत हाओ यांकी ने ओली के दूर विरोधी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के समर्थन में चल रहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माधव नेपाल से रविवार शाम को उनके घर पर मुलाकात की थी। यही नहीं, चीनी राजदूत ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी मुलाकात की थी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में चल रहे मतभेदों पर गहरी चिंता जताई थी। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी राजदूत के हस्तक्षेप के बाद पीएम ओली के भविष्य पर फैसले को 8 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ओली और सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच सत्ता की साझेदारी को लेकर एक अहम बातचीत रविवार को फेल हो गई थी। दोनों नेताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी की शक्तिशाली अस्थायी समिति की बैठक से पहले अपने मतभेदों को दूर करने के लिए सोमवार को फिर से मिलने का फैसला किया था। ओली पर आए संकट को देखते हुए चीनी राजदूत हाओ यांकी ने माधव नेपाल से मुलाकात करके ओली को बचाने के लिए अंतिम समय तक प्रयास जारी रखा है। माधव नेपाल और झालानाथ खनल समेत वरिष्ठ नेताओं के समर्थन वाला प्रचंड का धड़ा मांग कर रहा है कि ओली पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों पदों से इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री ओली के करीबी सूत्र के अनुसार दोनों नेताओं के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है। दोनों नेता अपने अपने रुख पर अड़े रहे, बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। शनिवार को भी 45 सदस्यों वाली अस्थायी समिति की अहम बैठक को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था, जिससे ओली के काम करने के तौर तरीके और भारत विरोधी बयानों को लेकर मतभेद दूर करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को और वक्त मिले। चीन की दो ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें दुनिया के ज्यादातर देश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। अमेरिका ने भी चीनी कंपनी हुआवे और जेटीई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये चीन के लिए दूसरे देशों में जासूसी करती हैं। ये दोनों कंपनियां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की सेना के साथ करीबी संबंध रखती हैं। आरोप है कि चीनी सेना से जुड़े लोग इन कंपनियों में प्रमुख पदों पर होते हैं। दूसरी तरफ चीन के कानून के मुताबिक अगर चीन की इंटेलिजेंस सर्विसेज चीन की किसी कंपनी जैसे हुआवे और जेटीई से कोई जानकारी मांगती है तो उनके लिए यह जानकारी साझा करना अनिवार्य है। इसके अलावा ये कंपनियां इन जानकारी के चीनी सरकार या सेना के साझा करने की बात को भी सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं रखती हैं। अगर कोई हुआई या ऐसी ही किसी चीनी कंपनी का सामान इस्तेमाल करता है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसका डेटा कब चोरी हो गया। खासकर फोन और टेलीकॉम से जुड़ी कंपनियों के मामले में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको बता दें, अमेरिका ने घरेलू टेलीकॉम कंपनियों से हुआवे और जेटीई के सामान पर निर्भरता खत्म करने के लिए कहा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन को हरकतों से बाज न आता देखकर अब एनए से अजित डोभाल को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। देखना होगा कि पाकिस्तान को कई बार अपने पलानों से पटगनी दे चुके जो डोभाल अब ड्रैगन को कैसे शांत करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार स्पेशल तंत्र से बॉर्डर मुद्दा सुलझाने का विचार कर रही है। इसमें अजित डोभाल और चीन में उनके समकक्ष वांग यी के साथ बातचीत होगी। वांग यी इस वक्त चीन के विदेश मंत्री होने के साथ साथ स्टेट काउंसलर भी है। इस पद की पावर विदेश मंत्री से ज्यादा होती है। सरकार मानती है कि इससे चीन की सेना को पीछे हटने पर राजी किया जा सकता है। लद्दाख संकट पर डोभाल पहले से ही एक्टिव है और चीन की हर हरकत पर उनकी नजर भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लद्दाख जाने का अचानक प्लान बना था वह डोभाल की रणनीति का हिस्सा था। डोभाल के प्लान की वजह से ही किसी को इसकी भनक नहीं लगी। दूसरी तरफ चीनी घुसपैठ की कोशिश के बाद जिस तरह से भारत ने आक्रामक तरीके से उसका जवाब दिया है उसे भी डोभाल की रणनीति बताया जाता है। दूसरी तरफ बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर की बातचीत हो रही है। इस सब के बीच भारत बातचीत को ऊंचे स्तर तक उठाना चाहता है। विदेश मंत्रियों के बीच भी बातचीत चल रही है, लेकिन अब भारत वहां ऊंचे स्तर पर इस बात को ले जाना चाहता है। चीन में 2017 तक विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर पद पर अलग अलग लोग होते थे, लेकिन 2018 के बाद दोनों पद पर एक ही शख्स होता है। 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था तो स्टेट काउंसलर पद पर यांग येची थे। चीन ने उन्हें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। इस मामले में अभी तक अजित डोभाल सामने नहीं आए थे। हालांकि पर्दे के पीछे ऐसा कहा जाता है कि हर रणनीति को अजित डोभाल बना रहे थे। अब देखना यह होगा कि सामने आकर अजित डोभाल क्या करते हैं और कितना फलदायी होता है अजित डोभाल और वांग यी की मीटिंग।